जो लोग भी रस शास्त्र पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि रस शास्त्र के अंदर जो भी चीजें उपयोग में होती है, उसकी हमें पूर्ण जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। आज के वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे। रस शास्त्र के अंदर सबसे पहली चीज जो मूल्यवान आती है वह पारद है। आज के इस वीडियो के अंदर हम पारद के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। रस शास्त्र के अंदर 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उसको रस शास्त्र के अंदर उपयोग होने वाले द्रव्य की पूर्ण जानकारी नहीं होती, तो हम प्रैक्टिकल के साथ साथ उन द्रव्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। जब त्रेता युग में तारकासुर राक्षस ने भयंकर उत्पात मचाया हुआ था, तब उस राक्षस से निजात पाने हेतु भगवान शंकर का शैलपुत्री पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाहोपरांत हिमालय की कंदरा गुफा में शिव पार्वती एक दूसरे को हराने की इच्छा से लंबे समय तक लीला में रत थे। त्रिलोक में क्षोभकारी उस्या से विरत करने एवं तारकासुर का वध करने हेतु पुत्र कार्तिकेय के शीघ्र प्राप्त्यर्थ देवताओं ने अग्निदेव से आग्रह किया। देवताओं के आग्रह को स्वीकार कर अग्निदेव कपोत का रूप धर के जब गुफा में पहुंचे और लीला को छुप कर देखने लगे, तब भगवान शिव ने कपोतभेशी अग्निदेव को पहचान लिया। लज्जित शिव ने रथ होकर स्त्रवित चरम धातु शुक्र को हाथ में लेकर अग्निदेव के मुख पर फेंका। उस फेंके गए तेजस्वी शक्र को अग्निदेव अधिक समय तक सहन न कर सके और दाह की शांति हेतु उस शुक्र को गंगा में छोड़ दिया। गंगा भी शिव शुक्र के तेज को ज्यादा समय तक सहन न कर सकी और उसे लहरों के माध्यम से किनारे सरपत के जंगलों में छोड़ दिया, जहां पर पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध कर उसके उत्पात से त्रिलोक को मुक्त कराया। शुक्ररस से पारद एवं शुक्रमल से धातुओं आदि की उत्पत्ति हुई। अग्निदेव के मुख से वो शुक्र भूमि पर 5 स्थानों पर गिरा, जो 5 कुएं खाने बने। इस तरह वह वीर्य 5 प्रकार का कहा गया, जो पारद के 5 भेदों के रूप में रस शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित है। उस वीर्य पारद का विस्तार 100 योजन तक बतलाया गया है। उस अलंकारिक घटना को वैज्ञानिक ढंग से समझा जाए तो यह भूमि के अंदर जड़ एवं चेतन शक्ति के परस्पर संघर्ष का परिणाम माना जाता है। यहाँ जड़ स्वरूप पार्वती, चेतन स्वरूप भगवान शंकर, दोनों के परस्पर संघर्ष को श्रिया ज्वालामुखी लावा की शिव शुक्र और ज्वालामुखी फटने के समय निकलने वाले धुएं की तुलना कपोत से की गई है। इस तरह हिमालय से ज्वालामुखी निकलने का घटनाक्रम बतलाया गया है। निकला गर्म लावा काफी दूर तक फैलता है, जो ठंडा होने पर भूमि पर विभिन्न धात्विय परतों के रूप में जम जाता है। रस शास्त्रों के अंदर 5 प्रकार के पारद कुछ इस प्रकार वर्णित है। रस, रसेंद्र, सूट, पारद, मिश्रक, रस, स्वर्णादि सभी धातुओं एवं अर्कादि महारसों को भक्षण करके सभी धातुओं आदि की शक्ति स्वयं में लेने के कारण ही इसे रस कहते हैं। रसेंद्र, रसों एवं उपरसों का राजा होने के कारण इसे रसेंद्र कहते हैं। सूट अर्थात देह सिद्धि एवं लौह सिद्धि को देने वाला होने के कारण इसे सूत कहते हैं। पारद अर्थात रोगरूपी कीचड़ वाले समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार करने वाला कारण इसे पारद कहते हैं। मिश्रक
अथोथ जिसमें सभी धातुओं का तेज मिश्रित हो उसे मिश्रक कहते हैं तथा इसे अनेक प्रकार का फल देने वाला कहा गया है। अब बात करते हैं पारद के दोषों की। पारद के दोष। पारद में कुल 12 दोष होते हैं। स्पत कंचुकों का भिभ 7 औपाधिक दोषों में समावेश हो जाता है। 1 नैसर्गिक दोष नेचुरल। विष, वन्ही, अग्नि और मल 3 होते हैं। विष से मृत्यु, वन्ही से संताप, मल से मूर्छा। यौगिक दोष मिलावट के कारण है, दोषों को यौगिक दोष कहते हैं। नाग और वंग 2 यौगिक दोष है। नाग से जड़ता, आधमान, वंग से कुष्ठ। 3 औपाधिक दोष। भूमिज। पारदीय खनिज भूगर्भ में जिस मिट्टी के संपर्क में रहता है उस मिट्टी में से कुछ दोष पारद में आ जाने से भूमिज दोष कहलाते हैं। गिरिज। पारदीय खनिज भूगर्भ पाषाणों के संपर्क से दोष आ जाने से गिरिज दोष कहलाते हैं। वारिज इक्वल्स पारदीय खनिज के संपर्क में आए हुए जल के कारण दोष पारद में आने से वारज दोष कहलाते हैं। नागज पारद का सीसे के संपर्क से आगत दोष नागज दोष कहलाते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। वंगज वंग के संपर्क से पारद में आगत दोष वंगज दोष कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 2 होती है। सप्तकंचुक दोष और शरीर पर प्रभाव। पर्पटी शरीर की चमड़ी पपड़ी जैसी हो जाती है। पाटनी शरीर को फाड़ देता है। भेदी मल भेदन करता है। द्रावी शरीर के धातुओं को द्रव कर देता है। मालिक्री शरीर में मल को बहाता है। अंधकारी पारद को खाने से मनुष्य अंधा हो जाता है। ध्वांक्षी कोय के स्वर जैसा कर्कश स्वर हो जाता है। पारद की गतियां। रस शास्त्रों में पारद की 5 प्रकार की गतियों का उल्लेख है। 1 जल गति, 2 हस गति, 3 मल गति, 4 धूम गति, 5 जीव गति। जल गति पारद को मर्दन, मूर्छन आदि संस्कारोपरांत उष्ण जल के साथ प्रक्षालन किया जाता है। प्रक्षालन करते समय पारद के सूक्ष्म कण भी जल के साथ निकल जाते हैं, जिनको ब्रह्मवश जल मान लेने के कारण पारद के मान में कमी हो जाती है। हस गति पारद को अन्य पदार्थों के साथ मर्दन करते समय एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते समय शीघ्रता करने से सूक्ष्म कण उछलकर चले जाते हैं। हंस पक्षी के समान पारद के श्वेत शुभ्र कण उड़कर गिर जाने से पारद के भार में कमी आ जाती है। इस क्रिया को हंस के उछलने या उड़ने की क्रिया से साम्य होने से इसे पारद की हंसगति कहते हैं। मलगति नागवंग आदि पारद के बालों को दूर करने के लिए पारद की पातनादि क्रियाएं की जाती है। उस समय मलों के साथ मिलकर कुछ पारद निकल जाता है। मर्दनादि के पश्चात उष्ण जल, काजी आदि द्रवों द्वारा प्रक्षालन करने पर मर्दनादि के कल्क द्रव्यों में कृष्ण धूसर आदि वर्णों का मलीयांश निकलता है। उसके साथ पारद की हानि मल के साथ निकल जाने के कारण होती है। इसे ही मलगति कहते हैं। धूमगति उत्थापन, पातन, गंधक जारणा आदि प्रक्रियाओं के समय तथा पारद की मूर्छना के समय गंधकादि के साथ अग्नि तीव्र हो जाने से असावधानीवश स्वभावतः पारद वाष्प बनकर धूम रूप में उड़ जाता है और पारद के वजन में कमी हो जाती है। धूम के रूप में निकलते हुए पारद की इस गति को धूमगति कहते हैं।
जीव गति। उपरोक्त विचारों गतियां प्रत्यक्ष दृश्य होती है, किंतु चारों गतियों के अतिरिक्त पांचवी गति जीव गति होती है, जो अदृश्य होती है। इस गति को मंत्र, ध्यान आदि से ही रोका जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलते समय दिखाई नहीं देती है, ठीक उसी प्रकार प्रयोग के क्रम में पारद के निकलने की इस गति को न कोई देख पाता है और न ही पारद की इस गति को रोक सकता है। अब पारे को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। पारा, मर्क्यूरी, एक धातु है तथा रासायनिक रूप में यह एक तत्वर है। पारा चांदी के समान सफेद चमकदार धातु होती है। यह सामान्य तापमान पर तरल लिक्विड अवस्था में होती है। पारे का रासायनिक सिंबल Hg होता है। पारे का परमाणु भार एटॉमिक वेट 200.59 AMU होता है। पारे का घनत्व डेंसिटी 13.53 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पारे के परमाणु में 80 इलेक्ट्रॉन, 80 प्रोटॉन और 121 न्यूट्रॉन होते हैं। पारा -38.87 डिग्री सेल्सियस पर तरल से ठोस अवस्था में बदल जाता है तथा यह 356.58 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में पारा ग्रुप 12 पीरियड 6 और ब्लॉक डी में स्थित होता है। पारे का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जाता आ रहा है, इसलिए पारे की खोज किसके द्वारा की गई यह अज्ञात है। पारा, मर्क्यूरी धातु के गुण। पारा सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली सफेद चमकदार धातु है। पारे के परमाणुओं के मध्य कमजोर बॉन्ड या बंधन होते हैं, जिसके कारण पारे के परमाणु आपस में बहुत मजबूती से नहीं जुड़े होते तथा इस बंधनों को तोड़ने के लिए बहुत कम गर्मी की जरूरत होती है। इसी कारण पारा सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा -38.87 डिग्री सेल्सियस पर तरल से ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठोस अवस्था में पारे घनत्व 13.53 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से बढ़कर 14.18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। ठोस अवस्था में पारे का आयतन लगभग 3.59% कम हो जाता है। ठोस अवस्था में पारा मेलिएबल, डक्टाइल तथा नर्म धातु होती है, जिसे चाकू के सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। पारा सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जैसी अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाता है, जिसे अमलगम कहते हैं। लेकिन पारा सभी धातुओं के साथ अमलगम नहीं बनाता। लोहा और कुछ अन्य धातु पारे के साथ अमलगम नहीं बनती है। इसी कारण पारे को रखने के लिए लोहे के पात्र का प्रयोग किया जाता है। पारा शुद्ध एल्यूमिनियम से बहुत ही आसानी से क्रिया करके अमलगम बना लेता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम बहुत ही शीघ्रता से नष्ट होने लगता है। इसी कारण पारे को हवाई जहाजों में ले जाना वर्जित होता है, ताकि हवाई जहाजों को पारे से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। पारा हवा से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन पारे को गर्म करने पर पारा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मरकरी ऑक्साइड HgO बनता है, जो कि लाल रंग का पाउडर जैसा पदार्थ होता है।
पारा ज्यादातर एसिड से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन पारा ऑक्सीकारक अम्ल एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एक्वा रेजिया एसिड अम्लराज से क्रिया करता है और उनमें घुल जाता है। पारे की सरफेस टेंशन बहुत अधिक होती है, इसी कारण पारा जमीन पर गिरने पर पानी की तरह फैलने के बजाय बूंदों का रूप ले लेता है। पारे को खुले में रखने पर यह सामान्य तापमान पर धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। पारा बहुत ही विषैला पदार्थ माना जाता है। पारा शरीर में खुले घाव द्वारा, सांस द्वारा और त्वचा द्वारा सीधे ही प्रवेश कर सकता है। पारा शरीर में जाकर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, लीवर और किडनियों को नष्ट कर देता है। पारे की ताप सुचालकता बहुत अच्छी नहीं होती है, अर्थात कम होती है। पारे की विद्युत सुचालकता मध्यम होती है। पारा मर्क्यूरी धातु के उपयोग। पारा तापमान में हल्के से परिवर्तन के प्रति भी संवेदनशील होता है। पारा तापमान में मामूली वृद्धि से भी फैल जाता है और तापमान में मामूली कमी से सिकुड़ जाता है। पारे में यह फैलाव और सिकुड़न एक रूपता से होता है, अर्थात पारा तापमान में 1 डिग्री वृद्धि पर जितना फैलता है उतना ही 1 डिग्री तापमान में कमी पर सिकुड़ जाता है। पारे के इस गुण के कारण पारे का उपयोग थर्मोमीटर बनाने में होता है। पारे का उपयोग ब्लड प्रेशर मीटर, स्फग्मोमैनोमीटर बनाने में किया जाता है। पारे के अधिक घनत्व, हाई डेंसिटी के कारण पारे का उपयोग वायुदाबमापी बैरोमीटर बनाने में होता है। पारे का उपयोग प्रेशर गेज, मैनोमीटर बनाने में किए जाता है। इसका उपयोग गैसों का प्रेशर, दबाव मापने में किया जाता है। पारे की वाष्प का उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप जैसे ट्यूब लाइट तथा बनाने में किया जाता है। पारे का उपयोग मरकरी आर्क रेक्टिफायर वाल्व बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग हाई वोल्टेज अल्टरनेट कट, एक कट को डायरेक्ट कट, डीसी कट में बदलने के लिए किया जाता है। पारे का उपयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। पारे का उपयोग बैटरी बनाने में भी किया जाता है। पारे का उपयोग वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप के लिए तरल लेंस बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए पारे को किसी बड़े पात्र में भरकर एक धुरी पर धीरे धीरे गोल घुमाया जाता है, जिससे अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण के कारण पारा पात्र में पैराबोलिक लेंस का रूप ले लेता है। इस प्रकार बना हुआ यह लेंस बहुत ही परिशुद्ध होता है, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। यदि इस स्तर की परिशुद्धता का समान आकार का पैराबोलिक लेंस किसी कांच से बनाया जाए तो इसमें बहुत अधिक समय लगता है और इसकी कीमत भी कई गुना अधिक हो जाती है। पारे का उपयोग लिक्विड कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में किया जाता है। पारे को चांदी के साथ मिलाकर दांतों की कैविटी भरने के उपयोग में लिया जाता है, परंतु आजकल पारे के हानिकारक गुणों का पता चलने के कारण इस प्रकार दांतों में इसके उपयोग में लगातार कमी आती जा रही है तथा कई देशों में इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। पारे का उपयोग लिक्विड इलेक्ट्रोड के रूप में क्लोरीन और कास्टिक सोडा के उत्पादन में भी किया जाता है। पारा मर्क्यूरी के रोचक तथ्य। भारतीय रसायन शास्त्री पंडित कृष्णपाल शर्मा ने 27 मई 1942 को बिरला हाउस दिल्ली में 1 तोला पारे को 1 तोला स्वर्ण में परिवर्तित करके दिखाया था। इस घटना के साक्षी श्री A.B. ठक्कर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू सेवक संघ, श्री दत्त जी, सेक्रेटरी बिरला मिल्स दिल्ली,
श्री खेम का चीफ इंजीनियर आदि रहे। इस घटना का उल्लेख बिरला मंदिर दिल्ली के शिलालेख पर दर्ज है। पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है, इसलिए पारा लोहे से अधिक भारी होता है। इसलिए लोहे के सिक्के या लोहे की कोई भी वस्तु पारे में डालने पर वह पारे के ऊपर तैरने लगती है। पारा एकमात्र धातु है जो कि रूम टेम्परेचर यानी 22 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में पाया जाता है। दुनिया में पारे का सर्वाधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। वर्ष 2016 में लगभग 4000 मीट्रिक टन पारे का उत्पादन चीन में किया गया था। पारा एल्यूमीनियम के संपर्क में आने पर एल्यूमीनियम को नष्ट कर देता है, इसलिए पारे को हवाई जहाज में ले जाना वर्जित होता है। सोना और चांदी पारे के संपर्क में आने पर ये पारे में घुल जाते हैं। पारा मर्क्यूरी धातु के हानिकारक प्रभाव। पारा एक अत्यंत खतरनाक धातु है। 10 सबसे खतरनाक केमिकल की सूची में रखा गया है। पारा हवा में खुला छोड़ने पर यह धीरे धीरे हवा में वाष्पीकृत होने लगता है, जिससे यह सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है। पारे की बहुत थोड़ी मात्रा भी शरीर में तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देती है, जिससे मस्तिष्क संबंधित कई रोग हो सकते हैं तथा लकवा पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके अलावा यह हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, लिवर और किडनियों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। पारे के हानिकारक प्रभाव के कारण मानसिक रूप से कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, जिनकी सोचने और समझने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। पारा हवा में बहुत धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है। पारे की थोड़ी सी मात्रा को वाष्पीकृत होने में कई हफ्तों का समय लग सकता है, जिससे कई हफ्तों तक वातावरण विषैला बना रह सकता है। पारे का प्रदूषण एक बहुत गंभीर वैश्विक समस्या है। सोने के शुद्धिकरण में पारे का उपयोग से और फ्लोरोसेंट लैंप जैसे ट्यूबलाइट, CFL आदि में पारे के उपयोग के कारण बहुत अधिक मात्रा में पारे का प्रदूषण होता है। जब फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूबलाइट CFL को फेंका जाता है तो इसमें उपस्थित पारे की वाष्प पानी में या भूमि में अवशोषित हो जाती है, जिससे पारा पानी से मिलकर मिथाइल मरकरी नमक बहुत जहरीला पदार्थ बनता है। यह पदार्थ पेड़ पौधों द्वारा या जलीय वनस्पति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब इन वनस्पतियों को कीड़ों, मछलियों या शाकाहारी जीवों द्वारा खाया जाता है तो यह उनमें पहुंच भी जाता है, और अंत में जब इन जीवों को मनुष्यों द्वारा खाया जाता है तो यह मनुष्यों में भी पहुंच जाता है। इस प्रकार यह पारा खाद्य श्रृंखला के 8 से 10 स्तरों तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पारे के खतरे से बहुत ही सावधानी से निपटने की जरूरत है। दुनिया में बहुत से देशों ने पारे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। पारे के प्रदूषण को रोकने के लिए 90 से अधिक देशों ने मिनामाटा संधि, मिनामाटा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।